मिडल ईस्ट के उस तनाव पर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। हॉर्मुज एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन गया है, जहां हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी भी शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच ट्रंप ने बेहद सख्त और आक्रामक चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई भी जहाज इस नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे समुद्र में ही उड़ा दिया जाएगा। उनके इस बयान से हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास अपनी जरूरत से ज्यादा तेल और गैस है, इसलिए इस टकराव का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया है कि इस वक्त कई जहाज अमेरिकी की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हालात को और कठिन बना भी सकती हैं। कुल मिलाकर हॉर्मुज में बढ़ती तनातनी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब इस संकट पर कुल मिलाकर एकाएक टिकी हुई हैं। तो इस तरह के हालात फिलहाल अभी बने हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें, क्योंकि इस पूरे हालात को देखते हुए एक के बाद एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। और बड़ी अपडेट्स में जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, एक तरफ माहौल है, एक तरफ हालात है कि किस तरह के हालात फिलहाल अभी मिडल ईस्ट बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन हालातों को लेकर इन देशों की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, वो बयान अपने आप में ही इन हालातों को और भी ज्यादा गंभीर बना रही हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह के बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, वो इस हालात को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बनाते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप का बयान भी सामने आया है। जल्द डील के लिए ईरान ने संपर्क किया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है कि डील के लिए ईरान ने संपर्क किया, किसी भी कीमत पर समझौता चाहता है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान समझौता चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान समझौता चाहता है तो शांति वार्ता का क्या, जो बेनतीजा साबित हुई। ऐसे में ईरान ने एटमी हथियार ना रखने पर सहमति नहीं दी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान ईरान को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने एटमी हथियार ना रखने पर सहमति नहीं दी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर, जिन्होंने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान समझौता चाहता है, लेकिन एटमी हथियार ना रखने पर सहमति दोनों देशों के बीच नहीं बन पाई, जिसकी वजह से मुख्य तौर पर जो शांति वार्ता इस्लामाबाद में हुई वो बेनतीजा साबित हुई। अब ऐसे में शांति वार्ता तो बेनतीजा साबित हो गई है, लेकिन उसका असर इस युद्ध पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और उनके ये तेवर भरे बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बताते चले, यूएस की हॉर्मुज नाकेबंदी पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप का हॉर्मुज अभियान असफल रहा, हॉर्मुज नाकेबंदी से पूरे विश्व को नुकसान होगा। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया एक तरह से ईरान की तरफ से सामने आई है और यूएस को लेकर ईरान ने ये प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान ने बड़ा बयान दिया है कि यूएस की हॉर्मुज नाकेबंदी को लेकर ईरान ने ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि ट्रंप का हॉर्मुज अभियान असफल रहा और हॉर्मुज नाकेबंदी से पूरे विश्व को नुकसान होगा। गौरतलब है, जिस तरीके से नाकेबंदी का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, अब इसके बाद देखा जा रहा है कि ईरान ने भी ये कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि इस फैसले से, इस नाकेबंदी से पूरे विश्व को, वैश्विक बाजार को नुकसान पहुंचेगा, प्रभावित होगा वैश्विक बाजार। ऐसे में ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि ट्रंप का हॉर्मुज को लेकर ये जो अभियान है वो असफल रहा। तो चलिए अब सीधे चर्चा का रुख करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ रिटायर कर्नल राजीव रंजन सर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और रिटायर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और रिटायर एयर कॉमोडोर राणा मेहंदी रत्ता सर भी जुड़ चुके हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। आप तीनों ही पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स में। सर जय हिंद। सर सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं यूके देवनाथ सर आपसे, क्योंकि सर देखिए हालात जो नज़र आ रहे हैं फिलहाल, अभी एक तरफ शांति वार्ता थी जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई थी और
ये मान रहे थे कि इस शांति वार्ता का असर जो है इस युद्ध पर पड़ेगा, यानी कि कुछ हद तक सहमति बन पाएगी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। अब ऐसे में हॉर्मुज पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान दे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की नज़र अभी हॉर्मुज़ पर टिकी हुई है। सबसे जी। बड़ा कारण ये है कि कल रात से अमेरिका ने अपनी नेवी को तैनात कर दिया है कि अगर हम्म। कोई भी दुनिया का देश कच्चा तेल लेकर ईरान से बाहर आ रहा है, तो उसको इंटरसेप्ट किया जाए और उसको रोका जाए। दिक्कत ये आ रही है कि क्या अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाकर रुकेगी? फिर तो फ्लैश पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अगर यूएस नेवी के शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाते हैं तो हम्म। ईरान के पास छोटे छोटे बहुत सारे जमीन से फायर करने वाली एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जो कि अमेरिका की नेवी के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंगेज कर सकते हैं। जी। अब तक जो खबरें आ रही हैं, शायद अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं जा रही है, वो हम्म। सिर्फ उत्तर अरब सागर में और ओमान की खाड़ी में अपने को डिप्लॉय किए हुए हैं। 15 उनके यूएस नेवी के शिप्स ओमान की खाड़ी में डिप्लॉयड हैं। उनका प्लान ये है कि वो ईरान से दूर रहेंगे, और जब दुनिया के किसी भी देश का कोई भी जहाज ईरान से कच्चा तेल लेके आएगा, जैसे कि चीन का शिप अगर खड़ग हम्म। आइलैंड से कच्चा तेल हम्म। लेकर बाहर निकलेगा, तो जब वो जी। ओमान की खाड़ी या उत्तर अरब सागर तक आएगा, तो उसको वहां रोकेंगे। हम्म। इससे थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के जहाजों को भी वह इस तरह से रोक सकता है। तो भारत के जो जहाज अभी खड़े हैं ईरान के पर्शियन गल्फ में, वो हम्म। अगर निकल कर आएंगे, तो दो चीजें हैं। भारत फिलहाल ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद रहा है। हमारा कोई भी शिप जो है खड़ग आइलैंड से कच्चा तेल लेकर नहीं आ रहा है। तो अगर हमारा इंडियन फ्लैग रखने वाला जहाज दूसरे देशों से कच्चा तेल लेकर आ रहा है, तो अमेरिका की नेवी उसको नहीं रोकेगी। इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग भारत सरकार और अमेरिका की सरकार के बीच में डेवलप हो रही है। जी। ठीक है। यहाँ पर राजीव सर, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना कि पूरी तरह से नाकेबंदी होगी, और यहाँ पर ईरान जो है एक तरफ ये कहता नजर आ रहा है कि इसका असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा, विश्व पर इसका असर पड़ेगा अगर नाकेबंदी का ये फैसला लिया जाता है। ऐसे में क्या लगता है, अगर अमेरिका अपने इस फैसले पर जस का तस बना रहता है, तो ईरान की तरफ से किस तरीके से इस फैसले को देखा जाएगा, किस तरीके से इस पर पलटवार किया जाएगा, क्योंकि ईरान भी यहाँ पर लगातार चेतावनी देता नजर आ रहा है। जरूर देखिए, जिस तरह यूएस ने नाकेबंदी की है, अब इसको जायज ठहराया जाए या नाजायज, इसके ऊपर काफी बहस है। और मैं ये नहीं मानता हूँ ये गलत है। अगर ईरान ने कर रखा है तो आप वहां जाके आप पूरे विश्व को फिर संकट में डाल रहे हैं। तो ये एक यूएस की टैक्टिक्स है, जो वो फुल स्केल वॉर से निकल के, क्योंकि वहां पर वो नहीं सस्टेन कर पा रहा था, उसको काफी खर्चे आ रहे थे, तो वहां से एग्जिट करके नाउ अब वो लो इंटेंसिटी वॉर में जा रहा है। इसमें जरूर है, अगर इस तरह से नाकेबंदी होगी तो ईरान की तरफ से इसका रिएक्शन आएगा, और सबसे बड़ी रिएक्शन अगर हम देख रहे हैं तो वो चाइना की तरफ से आएगा, क्योंकि चाइना सबसे मोस्ट अफेक्टेड इसमें जो है नेशन आ रहा है। उसकी 80 to 90% ऑयल वहां से इंपोर्ट हो रही है, और इस तरह बंद कर देना यूएस की पूरी चाल है। देखिए, ये चाइना की तरफ भी केंद्रित है। आपने देखा वेनेजुएला के ऊपर, तो वेनेजुएला की पूरी सप्लाई चाइना को वहां से मैक्सिमम सप्लाई आती थी, और उसी तरह ईरान से मैक्सिमम सप्लाई चाइना को जाती है। तो ये चाइना को भी घेरने की यूएस की साजिश है किसी न किसी रूप में, और ये चाइना इफेक्ट होगा, चाइना का इसका रिएक्शन होगा। ऑलरेडी चाइना जो है इसके ऊपर काफी जो है स्ट्रॉन्ग बयान दे रहे हैं, और आगे देखिए किस तरह से वो रिएक्ट करता है यूएस के अगेंस्ट में, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, देखिए ये यूएस की नीति जो माय वे और हाईवे करके, ये जो वो उसकी जो माइंड सेट है, उसको उससे निकलना पड़ेगा। वो इस तरह से मनमानी नहीं कर सकता है। अभी तक तो ऑलरेडी विश्व में संकट हो रखी थी, वैश्विक आपदा हो रखी है इस तरह की वाइल्ड की, और ये और उसको गहराना चाह रहा है, और उसको ज्यादा जो है
संकट में डालना चाह रहा है। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जिस तरह से यूएस ये एक्टिविटी कर रहा है, जब वो मेन वार से नहीं वहां पर अपने को सस्टेन कर पाया है, तो फिर इस तरह की एक्शंस में लग गया है जो ईरान को किस तरह कमजोर किया जाए। लेकिन ईरान की तरफ से रिएक्शन होंगे और विश्व के बहुत सारे देश जो है आप देख रहे हैं जो यूएस से अलग होते जा रहे हैं और बयान इसके अगेंस्ट में दे रहे हैं। पहली बार इसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई थे फ्रांस, इसके अगेंस्ट में वोटिंग किया, इसके अगेंस्ट में बयान दिए जा रहे हैं। लेबनान में सीज फायर की जो है वो काफी स्ट्रांग जो है उसने इसके ऊपर अपनी बयान दिया है। और बाकी यूके भी और इटली भी, बाकी सारे देश इस तरह आप देख रहे हैं। अगर इस तरह की यूएस की हरकत होगी तो मुझे नहीं लगता है जो विश्व के देश इसको इस तरह से साथ दे पाएंगे। जी ठीक है मेहंदी रत्ता सर, आपको क्या लगता है कि देखिए बाकी जो पूरे विश्व के मतलब अदर कंट्रीज हैं, जिस तरह से राजीव सर ने बताया कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है अपनी छवि को धूमिल करने का यहाँ पर काम करता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि चाइना यहाँ से मैक्सिमम तेल गैस जो है लेकर जाता है, और ऐसे में इस तरह की नाकेबंदी का असर जो है चाइना पर किस तरीके से पड़ेगा और चाइना इसका पलटवार किस तरीके से कर सकता है? जी हाँ, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स क्विकली बता देता हूं जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा। ईरान का ज़्यादातर ऑयल चाइना को ही जाता है और कोशिश ये की जा रही है कि हम सिर्फ ईरान का ऑयल बंद कर दें तो एक तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी और दूसरे चाइना की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसमें साथ देने के लिए नाटो कंट्रीज ने पहले ही मना कर दिया था। अभी जो लेटेस्ट 2 बयान आए हैं उसमें फ्रांस ने कहा है कि हम इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मगर फिर भी हम सिर्फ डिफेंसिव रोल कर सकते हैं, हम वॉर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं और उस एरिया में भी नहीं जा सकते हैं। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन ने भी यही कहा है कि वॉर में हमें, आप उम्मीद भी मत कीजिए हमसे कि हम वॉर के अंदर चले जाएंगे, मगर और किस तरह की भी हेल्प डिफेंसिव रोल में अगर रहेगी या कुछ प्रिवेंटिव रोल में रहेगी तो उसमें वो जरूर शामिल होंगे, ताकि उस जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ ईरान ना बेच पाए और बाकी सब कंट्रीज से जाता रहे और आता रहे। ऐसा फिलहाल इरादा उनका है, मगर माइनिंग की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। हालांकि बहुत से शिप्स लाए गए हैं और कोशिश की जा रही है, लेकिन आप जानते होंगे स्ट्रेट जो है बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा करीब 45 मीटर ही डीप है। तो उसके रहने से माइंस का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे आप बॉटम में भी लगा सकते हैं, बीच में भी छोड़ सकते हैं और फ्लोटिंग भी छोड़ सकते हैं। तो उसकी कोशिश की जा रही है और अभी ईरान तो ये भी कहता है कि उन्हें भी नहीं पता कि उनकी माइंस कहाँ है। कहने का मतलब ये है कि माइंस हो या ना हो तब भी ये खतरा सभी जो टैंकर्स को बना रहेगा कि कहीं से भी माइन अचानक आ सकती है और उन्हें डैमेज भी कर सकती है। इसी कारण से आप देखेंगे कि फिलहाल ऑयल के रेट्स फिर से बढ़े हुए हैं, क्योंकि यह खतरा मंडरा रहा है और दूसरे वहां पर अनसर्टेनिटी है, जबकि अमेरिका पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस अनसर्टेनिटी के कारण रेट्स भी बढ़ रहे हैं और उसका मार्केट्स पर और बाकी सब ट्रेड पर और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी फिर से फर्क आना शुरू हो गया है, जो कि अभी आप चौथी बार देख रहे हैं कि रेट्स $100 से कम होते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। और फिलहाल वही स्थिति है कि रेट्स इस वक्त फिर ऊपर है और वह भी एक इंडिकेशन है कि स्थिति वहां पर अभी भी नाजुक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को लेकर सामने आ रही है। दरअसल जेडी वेंस का बयान सामने आया है, समझौते पर फैसला अब ईरान को करना है। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया एक तरह से जेडी वेंस की तरफ से सामने आ रही है और समझौते को लेकर पूरी जो बॉल है, आपको बता दें, ईरान के पाले में डाल दी गई है। आगे की बातचीत अब ईरान पर निर्भर है। जेडी वेंस की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को लेकर, और कहा गया है उनकी तरफ से कि ईरान को करना है फैसला समझौते पर, क्योंकि ये उस पर निर्भर करता है। वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बताते चले सामने आ रही है इस वॉर ब्रेकिंग में, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आ रहा है, तो वहीं अमेरिका ईरान के बीच फिर से होगी बातचीत, इस तरह के अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट, 16 अप्रैल को दूसरे दौर की वार्ता संभव मानी जा रही है। दूसरे दौर की बातचीत कहां होगी, हालांकि ये अभी तक तय नहीं हो पाया। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है दूसरे दौर की वार्ता को लेकर। हालांकि ये कहां पर होगी, इसको लेकर
अभी जानकारी सामने नहीं आई है, जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें 16 अप्रैल को दूसरे दौर की वार्ता संभव मानी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है 16 अप्रैल को, जो कि संभव मानी जा रही है। हालांकि कहां पर होगी, वेन्यू क्या होगा, इसको लेकर जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। चलिए अब सीधे चर्चा का रुख करते हैं। चर्चा में हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो है जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, आपका सीधे यहाँ पर रुख करेंगे। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, देखिए स्थिति जो है काफी असमंजस भरी नजर आ रही है। शांति वार्ता इस्लामाबाद में हुई लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई। अब ऐसे में हॉर्मुज पर पूरा जो संकट है वो आ टिका है, क्योंकि बाकी जो देश है वो कहीं ना कहीं वहां से सफर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है कि दूसरे दौर की बातचीत होनी है। पहले दौर की बातचीत शांति वार्ता को अगर लेकर बात करें तो तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो पहले भी ये कहते नजर आ रहे थे कि ये जो शांति वार्ता है बेनतीजा साबित होगी। लेकिन अब ये दूसरी दौर की वार्ता को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, क्या लगता है इस बार होने वाली ये बातचीत किसी हद तक कोई शांति ला सकती है? दूसरे दौर की बातचीत परसों हो सकती है और मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद में ही होगा, क्योंकि फिलहाल मिस्र में अल-सीसी जो हैं वो जरा अनकंफर्टेबल हैं। उनकी इंटरनल डोमेस्टिक ऑडियंस जो हैं, उनकी जो आम आवाम है वो थोड़ा हॉस्टाइल है अमेरिका के प्रति मिस्र में। तो वहां पर बातचीत करना जरा मुश्किल है। तुर्की ने कोशिश की थी, लेकिन इजराइल जो है तुर्की को एक संभावित जगह के हिसाब से नहीं देखता, इसलिए इजराइल ने अमेरिका को कह दिया है कि तुर्की में बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब बाकी जो देश आमतौर पर इसके पहले बातचीत की पृष्ठभूमि देते रहे हैं, कतार, ओमान, वो सब तो इस बार खुद ही ईरान की मिसाइलों को झेल चुके हैं। तो पाकिस्तान एक नेचुरल चॉइस है। पाकिस्तान में एडवांटेज ये है कि ईरान को भी पाकिस्तान एक्सेप्टेबल है। ईरान के आसपास जितने देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनमें शायद पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ उसकी कोई फिलहाल हॉस्टिलिटी नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका को भी पसंद है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जो जोड़ी है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार कर सकती है इस्लामाबाद में। जहां तक बातचीत सेकेंड राउंड में क्या होगा, कमोबेश सेकेंड राउंड में भी बातचीत इसी लाइन पर चलेगी कि अमेरिका इजराइल के बिहाफ पर ये पहला दावा करेगा, एकमात्र दावा करेगा कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बनाए, कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बनाए। अब ईरान का जो रेस्पॉन्स है हमेशा बहुत ही नपा-तुला रहा है। ईरान हमेशा कहता है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। दूसरी बात, अगर IAEA की टीम ईरान में आकर चेक करना चाहती है, वेरिफिकेशन करना चाहती है, तो वो वेलकम है। वैसे मैं बता दूं, 2025 में 5 बार IAEA की टीम, पिछले साल जून के पहले, देखिए पिछले साल जून में इजराइल और अमेरिका ने 12 दिन तक बॉम्बिंग की थी। उसके पहले पिछले साल जनवरी से लेकर जून के महीने तक IAEA की 5 विजिट्स हो चुकी थी ईरान में, और एक भी टीम ने आकर यह नहीं कहा कि उनको कोई भी एविडेंस मिला है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो ईरान हमेशा कहता है वेलकम IAEA, अभी फिर से आ जाइए। लेकिन ईरान ने 2-3 छोटी-छोटी कंडीशंस रखी है कि IAEA की टीम जब वेरिफिकेशन करने के लिए आएगी तो उसमें कोई अमेरिकन या इजरायली साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए, इंजीनियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है ईरान को शक है कि न्यूक्लियर जब वो IAEA की टीम आती है उसमें अगर अमेरिकन या इजरायली हैं, वो वापस जाके CIA और मोसाद को डीब्रीफ कर देते हैं कि ईरान की इंस्टॉलेशन कहाँ पर है, साइंटिस्ट का नाम कहाँ है, साइंटिस्ट का घर कहाँ है, कितने बजे वो ऑफिस आता है, कितने बजे ऑफिस से जो वापस जाता है। देखिए वैष्णव जी, सबसे बड़ी बात ये है, ये समझने की बात है कि अगर इधर 10 पॉइंट हैं और उधर 15 पॉइंट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जब नेगोशिएशन होती हैं तो आसान पॉइंट्स को पहले देखा जाता है। 25 पॉइंट हैं, अमेरिका के 15 पॉइंट, ईरान के 10 पॉइंट। 25 पॉइंट में सबसे पहले एक प्री डिस्कशन होता है, जिसके दौरान सबसे आसान पॉइंट को सबसे पहले चुना जाता है, ताकि उसमें सहमति आसानी से बन सकती है। उससे क्या होता है, एक माहौल तैयार होता है, आस्ते आस्ते उभय पक्ष एक दूसरे पर यकीन करना शुरू करता है। ये जो नेगोशिएशन की स्किल है, ये शायद अमेरिका फॉलो नहीं कर रहा है। ईरान ने तो बहुत ही छोटा सा अपना पॉइंट रखा था।
इतना छोटा पॉइंट है। हम सब तीनों पैनलिस्ट डिफेंस से हैं। पिछले 40 ईरान ने क्या कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद कर दे। इतना छोटा नेग्लिजिबल पॉइंट भी अमेरिका और इजराइल ने नहीं माना। छोटा पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि पिछले 40 साल में इजराइल 21 बार हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर चुका है और जाहिर बात है 22 बार रोक भी चुका है। तो इस बार सिर्फ इतनी सी दरकार थी कि अमेरिका और इजराइल कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, चलो 22 अप्रैल 2 हफ्ते का सीज फायर है, 22 अप्रैल तक इजराइल रोक देता। इससे कोई आसमान नहीं फूट पड़ता। जब अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, हर 1.5 साल 2 साल में इजराइल हमला करता रहता है हिजबुल्लाह के ऊपर। ठीक है सर। देखिए, मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, एयर कमोडोर राणा भी साथ में है। हम तो एयरफोर्स में जब हमारे क्रू रूम में बैठे होते थे तो हंसते थे कि जब भी इजराइल एयरफोर्स को अपने यंग ऑफिसर्स को बॉम्बिंग और रॉकेटिंग की प्रैक्टिस देनी होती है तो वो बस प्रैक्टिस देने के लिए यंग ऑफिसर्स के साथ उड़ जाते हैं। चलो आज हमास पे हमला करते हैं प्रैक्टिस के लिए, चलो कल हिजबुल्लाह पर हमला करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये असली बात है क्योंकि इजराइल में कोई फायरिंग रेंज नहीं है। जैसे इंडियन एयरफोर्स में हमारे पास पूरे देश में 5 जगह फायरिंग रेंज हैं जहां हम यंग ऑफिसर्स को बॉम्ब गिराने की प्रैक्टिस देते हैं। इजराइल में कोई हमारे जो पायलट है वो हैरान हो गए कि यार इजराइल वाले प्रैक्टिस कहाँ कराते हैं अपने यंग ऑफिसर्स को। ठीक है यूके, बिल्कुल। देवनाथ सर, मैं आपके पास लौटूंगी जी।